कर आपको ही तकलीफ देगा बेटा। ये आगे चलकर ये बात आपको ही तकलीफ देगी। समझे आप लोग? हाँ मिस। क्योंकि आप कुछ बात ही नहीं करेंगे, हाँ, तो उसका मतलब हम क्या समझे? या तो आप पूरा समझ गए या तो कुछ भी नहीं समझे। दो अर्थ हो सकते हैं, और दोनों अर्थों में आप बोलेंगे नहीं तो आपके टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। आया समझ में? आप कुछ आंसर देंगे तो टीचर आपको हेल्प कर सकेंगे। अगर आप गलत होंगे तो वो सुधारने में, सही करने में हेल्प करेंगे। हाँ मिस। पर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो हम क्या समझेंगे? हम्म? जैसे अव्यय में हुआ। आपके आंसर गलत निकले क्योंकि आपने उस वक्त शायद नहीं समझे, तो पूछा नहीं, और आप इस वहम में रह गए कि हम सब कुछ समझ गए, तो हुए ना गलत आंसर। चलिए, आपकी मर्जी, और क्या। और एक बात और बता दूं बेटा, सेवन्थ और नाइन्थ दोनों इस बार ऐसे बिल्कुल नहीं है, आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, एट बॉयज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है कि आंसर ना दे कुछ भी। इतना टीचर पूछ रहे हैं आपसे, तो एक भी बॉयज आंसर नहीं दे रहे हैं। ये आप टीचर का अपमान कर रहे हैं बेटा। और अभी तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म? ये सारी रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर की मैं सर से बोलूंगी, जीवानी सर से, कि आप सुनिए कि बॉयज का कैसा रिस्पॉन्स है, एट बॉयज का। हम्म? चलिए नदीम, हाँ मिस। चलो पढ़ो बेटा, कौन सा लेसन है आज का हमारा? 7 हार की जीत। हम्म सूरदर्शन। एक मिनट, सूरदर्श। हमने कितने लेसन कंप्लीट किए? 6, नहीं 5। पांच कंप्लीट किए। नहीं, पहला, हम्म दूसरा, हम्म तीसरा, हम्म चौथा, पांचवा और आठवां। पांचवा और और आठवां। आठवां। ओके, और कोई बॉयज मुझे आंसर देंगे, हमने कितने लेसन कंप्लीट किए? પેલો નથી કર્યો. छः। हाँ, 6 लेसन। 2 से 6 लेसन हमने कंप्लीट किए, और आठवां लेसन हमने कंप्लीट किया। और आज हम सातवां लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, हार की जीत। ठीक है? और बेटा, जितना आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, फिर मुझसे भी उतनी ही अपेक्षा रखिएगा, हाँ। क्योंकि नदीम, देखिए नदीम जो है वो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, हुसैन मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ। तो उनको उनके हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और बाकी बॉयज जैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं भी उन्हें उतना ही रिस्पॉन्स दूंगी। आई बात समझ में? फिर मुझसे भी कोई ज्यादा अपेक्षा मत रखिएगा आप लोग। चलो नदीम, हाँ मिस। पढ़िए बेटा। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ओके। प्रस्तुत। ओके नदीम, थैंक यू बेटा। अब सुदर्शन जी, हार की जीत, जो हमारी कहानी है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो तो उसके लेखक जो हैं वो सुदर्शन जी हैं। और सुदर्शन जी का जन्म जो है वो 1896 में हुआ था, और उनका निधन जो है वो 1968 में हुआ था।
और उनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। ये कवि लेखक जो है ना, वो कभी कभी दूसरे नाम से भी अपना साहित्य जो है वो प्रकाशित करते हैं, या दूसरे नाम से भी वे लिखते हैं। तो उसी प्रकार सुदर्शन जी जो हैं, वो उनका नाम तो था बद्रीनाथ शर्मा, पर वे सुदर्शन नाम से अपना लेखन कार्य जो है वो करते थे। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आज से बेटा एक नया आपके लिए है, पता नहीं सुन रहे हैं कि है ही नहीं कुछ बॉयज, तो जैसे अली नवाज, अनस, मोहम्मद रजा, पता नहीं है कि नहीं, हसन हुसैन, तिलावत, ये सारे हैं कि नहीं मिस मुझे नहीं मैं तो पता, हूँ। पर लागू लागू सबको पड़ता है कि आज से जो एस क्यू है उसके आंसर मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी। सिर्फ लेसन के दौरान मैं एस क्यू बताती जाऊंगी। आपको नोट डाउन करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें भी आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, मैं लिखवा दूंगी। और आंसर भी मैं साथ में देती जाऊंगी, अगर आपको याद न रहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। पर अब जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें हम एसक्यू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लेसन के दौरान ही। और वही एसक्यू हम एग्जाम में भी पूछेंगे। तो जो सुदर्शन जी हैं उनका मूल नाम क्या था, हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था। याद रखिएगा बॉयज, आगे से मुझे ये मत कहिएगा कि मिस आपने तो ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखवाया। मैं लास्ट में नहीं लिखवाऊंगी क्वेश्चन, पाठ के दौरान ही, इकाई के दौरान ही मैं बीच बीच में सवाल बताती जाऊंगी। तो सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था बद्रीनाथ शर्मा, और उनका जन्म जो है वो पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठवें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी, छठी कक्षा में। देखिए सुदर्शन जी छठी कक्षा में थे तब उन्होंने पहली कहानी लिखी थी। और आप लोग अभी बोल भी नहीं पा रहे ठीक से। आप लोग टीचर से बात करना नहीं आता आपको, वो भी नहीं कर पा रहे आप। तो वे तो छठी कक्षा में कहानियां लिखने लगे थे। और प्रेमचंद की तरह ही सुदर्शन जी ने उर्दू में लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ किया था। देखिए प्रेमचंद जो है ना, वे भी उन्होंने पहले अपना लेखन कार्य उर्दू में शुरू किया था, फिर आगे चलकर उन्होंने हिंदी में ही अपना लेखन कार्य किया। उसी प्रकार सुदर्शन जी ने भी उर्दू में लेखन कार्य प्रारंभ किया था और उसके बाद हिंदी में लिखना शुरू किया। ये प्रेमचंद जी जो है ना, वो भी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक है। उन्होंने 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी हैं, और 13 तो उनके उपन्यास है, और इसके अलावा साहित्य अलग। और प्रेमचंद जो है ना, वो भी उनका हिंदी का नाम था, जैसे सुदर्शन जी का नाम सुदर्शन है ना हिंदी साहित्य में, वैसे ही प्रेमचंद जी भी प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखते थे, हिंदी साहित्य में। और सुदर्शन जी जो है, उन्होंने नाटक, कहानी तथा उपन्यास आदि साहित्य में अपनी लेखनी जो है वो चलाई है। चलो हुसैन, हुसैन है? नदीम देखो तो बेटा, हुसैन है, हुसैन है? हाँ मिस देख लेता हूँ। हाँ मिस है। मुझे और किसी से बात ही नहीं करनी आज बेटा। हाँ मिस है। ओके हुसैन, पढ़ेंगे बेटा। जो लोग मुझे रिस्पांस देते हैं मैं आज उन्हीं को रिस्पांस दूंगी। मैं पढ़ू। आप आज आपके पेरेंट्स साथ में होंगे ना, तो उन्हें भी पता चले कि आप लोग क्या करते हो। फिर मुझे फोन तो आएगा ही, तब उनसे रूबरू बात हो जाएगी। चलिए हुसैन, हसन, हसन है? मिस मैं पढ़ू। शाहिद,
कौन बोला मैं पढ़ूं ऐसा? जल हम्म। मैं नाम तो बोलो, मैं का कोई सुजा नाम तो होगा। जलाली है। हाँ, जलाली सुजात सुजात अली, पढ़ो। सूरदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठवें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद्र की तरह आपने भी उर्दू में लेखक प्राप्त किया। तावक्या हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन की द्वारा लिखी एक उपलब्ध प्रदान किया था जो मानव भावनाओं पर हार्दिक है। बाबा भारती है। बात उन्हें अनोखे घोड़ा घोड़े लौटा की लौट चर्चा। बात यहाँ उन्हें से। हाँ, अनोखे घोड़े के चर्चा डाकू खडूंग सिंह के तक पहुंची है। आप वह बेटा अपनी घो स्क्रीन जूम कर दो ना। हाँ कर दी। हाँ, अब पढ़ो। यह धोखे से घोड़े ले जाते हैं परंतु बाबा भारत की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यह प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोक कहानी की लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को सर्वोत्तर किया गया है। ओके। ये जो कहानी है सुदर्शन जी की, म्यूट कर दो बेटा। ओके, ये जो सुदर्शन जी की कहानी है वो एक उपदेश प्रधान कथा है, यानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये कहानी हमें कोई उपदेश दे जाती है। और उस जो मानव भावनाओं पर आधारित है। मानव भावनाएं यानी मनुष्य के मन के जो भावनाएं हैं। मनुष्य के मन में कई सारी भावनाएं होती है। तो उन भावनाओं पर ये कहानी जो है वो आधारित है। बाबा भारती नाम के जो व्यक्ति थे, उनके पास एक घोड़ा था। और उस घोड़े की बहुत तारीफ होती थी चारों तरफ। और डाकू खड़क सिंह नाम का जो डाकू था उसके कानों तक भी पहुंची। और वो यह घोड़ा जो है बाबा भारती से ले जाता है। परंतु बाबा भारती ने उस समय उससे जो एक बात कही ना, उससे जो खड़क सिंह है वो घोड़ा लौटाने पर मजबूर हो गया। और उसी बात से उस डाकू का हृदय परिवर्तन भी हो गया बाबा भारती की बात से। तो इसी बात पर इस पूरी कहानी की बात कही गई है। इस कहानी में विनम्रता, यानी एक दूसरे से कैसे बातचीत करें, कैसे विनम्र रहें। फिर उदारता, हाँ, बड़ा मन होना, उदारता यानी बड़ा मन होना। फिर पश्चाताप, दया भावना, लोकहित आदि भावनाओं को, आदि मूल्यों को यहाँ समाविष्ट किया गया है। अब इसका हेतु तो यही है कि आप इस कहानी का बोध समझें। और मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश यही होगी। पर आप कितना ग्रहण करते हैं ये आप पर निर्भर है। चलो, नदीम। हाँ मिस। पढ़ो बेटा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवद भजन से जो समय बचता वह घोड़े घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं।
रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट नदीम। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे से, किसान को अपने खेतों से प्रेम होता है, उसी प्रकार यहाँ जो बाबा भारती नाम के व्यक्ति थे, उन्हें अपने घोड़े से प्रेम था। यहाँ देखिए, वैसे मनुष्य के रूप में तो दो ही पात्र हैं, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह, पर उसके साथ एक घोड़े का पात्र भी दिया गया है, और उस घोड़े का नाम था सुल्तान। और ये भी बता दूं कि यहाँ बहुत सारे लड़के जो हैं वो कई बार गड़बड़ करते हैं। घोड़े का नाम सुल्तान था और डाकू का नाम खड़क सिंह था। कई बार कुछ लड़के डाकू का नाम सुल्तान कर देते हैं और घोड़े का नाम खड़क सिंह कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। डाकू का नाम खड़क सिंह था और घोड़े का नाम सुल्तान था। तो जैसे माँ को अपने बेटे से और किसान को अपने खेतों से प्रेम होता है ना, उसी प्रकार बाबा भारती नाम के जो व्यक्ति थे, उन्हें अपने घोड़े से प्रेम था। वे एक गांव के बाहर छोटा सा मंदिर था ना, वहीं पर रहते थे, और उनका और कोई था ही नहीं दुनिया में। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और इस मंदिर में आकर रहते थे और पूजा पाठ करते थे, मंदिर का ध्यान रखते थे, और इसके अलावा भगवान का नाम लेने के अलावा जो भी समय बचता ना, वो सारा समय वो अपने घोड़े के साथ बिताते थे। घोड़ा भी बहुत सुंदर था और बलवान भी था। देखिए, सिर्फ घोड़े से प्रेम था ऐसा नहीं है, पर वह उसका ख्याल भी बहुत रखते थे। और घोड़ा भी बड़ा वफादार था, वो सुंदर भी था और बलवान भी था, और उसे भी बाबा भारती से बहुत लगाव था। देखिए, जानवर जो है ना, प्राणी जो है ना, वो भी कुछ दिन हमारे साथ रहे ना, तो हम उसे प्रेम दें ना, वो उतना ही हमसे भी लगाव करने लगते हैं। तो यहाँ जो घोड़ा था बाबा भारती का, उसे भी बाबा भारती से लगाव हो गया था। ये जो घोड़ा था ना, वो सुंदर बलवान था, इसलिए सारे इलाके में इसके जोड़ का घोड़ा नहीं था। मतलब कि वो जो गांव था ना, उसके आसपास के गांवों में भी ऐसा घोड़ा बिल्कुल नहीं था, इतना सुंदर और बलवान था यह घोड़ा। और बाबा भारती जो है ना, उसे सुल्तान कहते थे। क्या नाम था बाबा भारती के घोड़े का? सुल्तान। सुल्तान। आप चाहे तो प्रश्न लिख सकते हैं। अब आज से मैं ना आपको कोई जोर नहीं दूंगी, आपको लिखना है लिखिए, मैं सिर्फ आपको कहूंगी। आपको करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। नहीं, मैंने लिखने के लिए इतना स्लो बोला है बेटा, वो तो आपका आंसर आ गया सबका। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लास्ट में नहीं लिखेंगे। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? अगर आंसर याद ना रहे तो अभी शॉर्ट में लिख सकते हैं सुल्तान, पर पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। विकल्प में पूछा हो जाए तो गया। बात अलग है, पर प्रश्नों में पूछा जाए एसक्यू में तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। खुद अपने हाथ से उसका खरहरा करते। खरहरा करना मतलब उसका शब्दार्थ में है, पर आपसे नहीं पूछ सकते क्योंकि आप तो आंसर देते नहीं कोई। खरहरा करना मतलब उसे नहलाना। तो वे खुद अपने हाथों से उसे नहलाते थे, खुद उसे दाना खिलाते थे, और देख देख कर प्रसन्न भी होते थे, क्योंकि उनके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। तो वो उस घोड़े से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे।
उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यानी उनके पास रुपया, जमीन जायदाद, जो भी थोड़े बहुत सगे संबंधी थे, उन सब को छोड़कर वे गांव के बाहर जो मंदिर था, अब वहां रहने लगे थे। उन्होंने नगर का जीवन भी छोड़ दिया था, सिर्फ पुजारी सन्यासी जैसा जीवन धारण कर लिया था कि गांव के बाहर मंदिर था और मंदिर की रखवाली करते, सेवा पूजा करते और वहीं एक कोठरी में रहते थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा में है। उसका मतलब ये बाबा भारती का सेंटेंस है, कहा गया सेंटेंस, इसीलिए इसे इसी शब्दों में लिखा जाता है। अगर सवाल में पूछा जाए तो उन्हें ऐसा लगने लगा था, यानी उन्हें ऐसी भ्रांति थी। तो एक ऐसा सवाल हम पूछते हैं कभी कभी आपसे कि बाबा भारती को कौन सी भ्रांति हो गई थी। बाबा भारती को कौन सी भ्रांति हो गई थी, आप चाहे तो लिख सकते हैं। बाबा भारती को कौन सी भ्रांति हो गई थी। तो बाबा भारती को भ्रांति थी कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। चाल पर लट्टू थे मतलब कि घोड़ा जैसे चलता था ना, तो वे उस पर मोहित हो गए थे। लट्टू थे मतलब मोहित हो गए थे। कहते थे कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जैसे मोर नाचता हो ना, ऐसे उनका घोड़ा जो है वो चलता है, ऐसा बाबा भारती कहते थे। और जब तक संध्या के समय सुल्तान पर 8-10 किलोमीटर तक का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। रोज का बाबा भारती का क्रम था कि सुबह सुबह भगवान के पूजा पाठ करनी, मंदिर का काम करना और उसके बाद घोड़े के साथ समय बिताना, बाकी का सभी उसे नहलाना, उसे दाना खिलाना। हाँ, और फिर शाम के समय संध्या, यानी शाम, संध्या का अर्थ पता है ना क्या होता है। हाँ, शाम। हाँ, 6:30-7 बजे का जो समय होता है वो सूर्य संध्या डूब समय जाए तब होता है। का। हाँ हाँ, जब सूर्य डूब रहा हो तब। तो उस समय उनका रोज का क्रम कि वे और सुल्तान दोनों चक्कर लगाने निकल पड़ते। और जब तक बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर 8-10 किलोमीटर चक्कर ना लगा लेना, उन्हें चैन नहीं आता। रोज का उनका यही क्रम था कि रोज जाना ही जाना। चलिए अब आगे। हुसैन या साहिद, कौन हमें है? हाँ साहिद पढ़ो, चलो बेटा। खड़ग खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। वो उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया था, अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। ओके बाबा ओके साहिद, थैंक यू बेटा। अब खड़क सिंह जो है ना, वो उस इलाके का कुख्यात डाकू था। अब देखिए कुख्यात, कुख्यात मतलब जिसने कोई अच्छा काम ना किया हो और नाम बनाया हो, तो उसे कुख्यात कहते हैं। हाँ, और जो अच्छा काम करके नाम बनाते हैं उसे हम प्रसिद्ध कहते हैं। उसे हम प्रसिद्ध कहते हैं। उसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं और इसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? उसने अच्छे काम किए इसलिए वो प्रसिद्ध है, और जो खराब काम करके नाम ना कमाता है उसे लोग जानते हैं, तो उसे हम कुख्यात कहते हैं। इसलिए खड़क से एक डाकू था ना, तो इसलिए उसे कुख्यात शब्द दिया गया है।
उसे भी बहुत सारे लोग जानते थे, पर उसके काम अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे कुख्यात कहा जाता है। तो खड़क सिंह जो है उस इलाके का कुख्यात डाकू था, यानी उस समय तो डाकू ही हुआ करते थे, है ना। तो उस बहुत ही जो नामना प्राप्त डाकू था उस समय का, बहुत डरते थे लोग उससे। और होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। सुल्तान बड़ा सुंदर घोड़ा है, बड़ा बलवान है, हाँ, उसकी चाल बहुत अच्छी है। तो ये सारी बातें जो है ना, वो होते होते खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची। और उसका मन जो है ना, वो सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो गया। उसको भी मन हुआ कि मुझे भी सुल्तान को देखना पड़ेगा कि ये कैसा घोड़ा है, सब उसकी इतनी तारीफ करते हैं। तो एक दिन दोपहर के समय वो बाबा भारती के पास पहुंच गया। कौन पहुंच गया बाबा भारती के पास? खड़क सिंह। हाँ, खड़क सिंह। खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंच गया। यहाँ आपको एक रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाती है, आपके स्वाध्याय में भी है। खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था, प्रसिद्ध की कुख्यात। तो आंसर वहां मुखिया। होगा कुख्यात। तो अब खड़क सिंह जो है वो सुल्तान को देखने के लिए एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा, और बाबा भारती को नमस्कार किया और बैठ गया। देखिए, बाबा भारती उससे डरे नहीं। क्यों डरते? क्योंकि बाबा भारती के पास तो कुछ था ही नहीं, हाँ, रुपया पैसा ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्हें किस बात की चीज चोरी होने का या लूट जाने का डर हो। इसलिए वे तो उससे डरे नहीं। और वैसे भी साधु संत थे ना, पुजारी थे, तो ऐसे ही कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, उनका मान सम्मान करता है। तो खड़क सिंह ने भी बाबा भारती को प्रणाम किया और बैठ गया। मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। ओके, चलिए। बाबा मैम मैं पढ़ू? भारती ने बाबा भारती ने पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है। तो बाबा भारती, तो मैंने कहा ना कि डरे नहीं बिल्कुल। तो उन्होंने तो खड़क सिंह से पूछ लिया कि क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम। चलिए, किसने बोला? हामिश मोहम्मद रजा। ओके, चलो आप पढ़ो। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू। बेटा, कहाँ पहुंचे हम? सही सही बताना मोहम्मद रजा। बेटा, आपको पता है आज हम कहाँ पहुंचे? हाँ हामिश। तो पढ़िए। चलिए, कौन बोला था कि मिस मैं पढ़ूं ऐसा? अनस। चलिए पढ़िए। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। हम्म। अब बाबा भारती ने जब पूछा ना कि कैसे हो खड़क सिंह, ठीक हो, तो खड़क सिंह ने भी सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है। मतलब खड़क सिंह ने भी मान लिया कि भाई आपकी दया दृष्टि है, मैं ठीक हूँ। फिर बाबा भारती ने उससे पूछा कि कहो भाई, यहाँ कैसे आए तुम, आज इधर कैसे आ गए। वो नहीं डरते थे। मैंने कहा ना क्यों नहीं डरते थे, क्योंकि डाकू था, खड़क सिंह डाकू था। पर बाबा भारती के पास भी तो कुछ नहीं था ना, ना रुपया ना पैसा ना सोना, कुछ नहीं था जो खड़क सिंह उनसे छीन सके। इसलिए वे तो नहीं डर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि भाई इधर कैसे आ गए। तो खड़क सिंह ने क्या कहा, सुल्तान की झांकी चलाई, यानी सुल्तान की मैंने बहुत तारीफ सुनी, इसलिए उसकी उसे देखने की इच्छा जो है ना, वो मैं मुझे यहाँ खींच लाई। तो बाबा भारती भी खुश हो गए। उन्होंने भी कह दिया कि बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे ना तो प्रसन्न हो जाओगे। अब अपनी चीजों की तारीफ किसे पसंद नहीं होती, है ना। अब मैं आपकी कोई भी एक चीज की तारीफ करूँ ना, तो आप भी खुश हो जाओ, और आप मुझे उसकी दो और बात अच्छी अच्छी बातें बताने लगोगे कि मैम, ये इतना ही नहीं, इसमें देखिए ये सारी बातें भी है।
तो हर किसी को अपनी चीजों की तारीफ पसंद होती है। तो बाबा भारती भी खुश हो गए उसके मुंह से सुनकर, तो उन्होंने भी कह दिया कि बड़ा विचित्र जानवर है, हाँ, तुम देखोगे ना तो प्रसन्न हो जाओगे। तो यहाँ तक रखते हैं हम, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए यहाँ पर बाबा भारती और ये खड़क सिंह और ये रहा सुल्तान, और ये वो मंदिर जहाँ बाबा भारती रहते थे। चलिए, हो सके तो आप लोग जो हैं, हो सके तो आपको कुछ ज्यादा तो मैं कह नहीं सकती, पर हो सके तो आप लोग ये लेसन जितना अभी करवाया है उतना, और उसके अलावा आगे का भी पढ़ ले तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी बेटा, मैं आपको फोर्स तो करने ही नहीं वाली बिल्कुल भी। हम्म। आपको बेटा थोड़ा तो समझना ही चाहिए कि टीचर से कैसे बात करते हैं। अगर आप सारे लेक्चर में ऐसे बात करते हो सभी टीचर से, तो आपके लिए बहुत बुरी बात है बेटा, कि ये आप में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। हम्म। टीचर से कैसे बात करनी है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। आप टीचर्स को आंसर नहीं देते, या तो आप सभी के साथ ऐसा करते हो या सिर्फ मेरे साथ करते हो। आज आपके आप में से किसी के